हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यूनिट 4 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर इन अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। और सीरीज रेजोनेंट सर्किट को हम सीरीज एलसीआर सर्किट के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इससे पहले के दो वीडियो देखे होने जरूरी हैं। एक तो है सीरीज एलसीआर सर्किट, जिसमें हमने ड्राइव किया था इंपीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, और दूसरा वीडियो है सीरीज रेजोनेंट सर्किट, जिसमें हमने बात की थी कि आखिरकार रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट का क्या मतलब होता है, और वहां पर हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन भी की थी। जब तक आपने ये वाला और ये वाला वीडियो नहीं देखा होगा, तब तक आप आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आपने ये दोनों वीडियो देखे हैं तभी आप आज का टॉपिक जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट, जिसमें एक रेजिस्टेंस R, इंडक्टर L, कैपेसिटर C जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। और इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कंपोनेंट्स को हमने एक सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ से कनेक्ट किया हुआ है, जिसकी इक्वेशन है E इक्वल टू ई नॉट ई रेज़ टू पावर j ओमेगा टी, जहां पर E नॉट है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ओमेगा टी है फेस ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एट टाइम t, और E है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एट टाइम t, और I है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम t। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इस टॉपिक की थ्योरी में क्या लिख के आएंगे। एक तो ये सर्किट डायग्राम आप जरूर बनाइएगा इसमें। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आगे। When an alternating EMF of peak value E naught is applied to a series LCR circuit, then peak value of AC in it is given by। जब किसी सीरीज LCR सर्किट में अल्टरनेटिंग EMF अप्लाई की जाती है, जिसका पीक वैल्यू या जिसका एम्पलीट्यूड E नॉट होता है, तो उस सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करता है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या होती है सर्किट में, इसकी डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं सीरीज एलसीआर सर्किट वाले वीडियो में। और वो फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये ओम्स लॉ हमें कहता है। यहाँ पर पीक वैल्यू ऑफ करंट लेंगे तो हम आई नॉट लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ लिखेंगे तो ई नॉट लिखेंगे। और सीरीज एलसीआर सर्किट जो ऑपोजिशन ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, विच इज कॉल्ड इंपीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। और जेड की क्या वैल्यू होती है ये हम ड्राइव कर चुके हैं सीरीज एलसीआर सर्किट में, और इसकी जो जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी, ऊपर होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर रूट भी आपको लगाना है, जहाँ पर ओमेगा एल है इस इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस और 1 बाय ओमेगा सी है इस कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस। Where Z is equal to square root of R square plus bracket start omega L minus 1 by omega C का स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन है, इज कॉल्ड इंपीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। तो ये हम सब कुछ ये सीरीज एलसीआर सर्किट वाले वीडियो में हम ड्राइव कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे की पार्ट में आप क्या लिख के आएंगे थ्योरी पोर्शन में, वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन में हम दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिख चुके थे। एक तो पीक वैल्यू ऑफ करंट की इक्वेशन लिख चुके थे, जो कि थी आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय जेड, और जेड की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब स्टूडेंट्स, रेजोनेंस पे क्या होता है, रेजोनेंस वो कंडीशन होती है सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर जब इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में बराबर हो जाती हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। और रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर जो इंपीडेंस होता है सीरीज एलसीआर सर्किट का, वो मिनिमम हो जाता है और करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। ये इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन इन सीरीज एलसीआर सर्किट। तो आप आगे क्या लिखेंगे, एट रेजोनेंस दैट इज व्हेन ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। रेजोनेंस पर क्या होता है, ओमेगा एल जो है वो 1 बाय ओमेगा सी के बराबर हो जाता है। ओमेगा एल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, 1 बाय ओमेगा सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए
तो ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी अगर आपस में बराबर हो गए तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो जेड इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, मींस जेड इक्वल टू आ जाएगा आर, जो कि मिनिमम होगा। तो रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर जो इंपीडेंस होता है सीरीज एलसीआर सर्किट का वो मिनिमम हो जाता है और वो इक्वल टू आर होता है। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर आप जेड की वैल्यू आर पुट कर देते हो तो आपको जो करंट मिलता है उस केस में वो होता है मैक्सिमम करंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जेड की जगह आर पुट कर दीजिए, तो रेजोनेंस कंडीशन में आपको जो मैक्सिमम करंट मिलेगा आई नॉट की वैल्यू वो क्या होगी, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर। हमने जेड की जगह आर पुट कर दिया और ये मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम लिखने की बजाय, इस ब्रैकेट में मैक्सिमम लिखने की बजाय मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ आई नॉट एम। I naught M means maximum value of current in series LCR circuit at resonance condition। तो स्टूडेंट्स ये होगी हमारी मैक्सिमम करंट की वैल्यू E नॉट बाय R, और जिस फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग EMF के ऊपर इंपीडेंस जो है वो मिनिमम हो जाता है और करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, उस फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग EMF को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसकी डेरिवेशन हम ऑलरेडी सीरीज रेजोनेंट सर्किट वाले वीडियो में कर चुके हैं। और वहां पर हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन में क्या एक्सप्रेशन निकाला था ओमेगा नॉट का, वो निकाला था 1/स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। तो स्टूडेंट्स एल और सी की वैल्यूज को चेंज करके हम ओमेगा नॉट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ एल और सी की वैल्यू पर डिपेंड करती है, ना कि आर की वैल्यू पर। आर यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होती है वो आर से इंडिपेंडेंट होती है, रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। The variation of I naught with omega is shown in figure for two different values of R। अगर हम I naught का वेरिएशन देखें एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ जो है वो देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर है तो उस केस में I नॉट की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो इतनी होगी। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R1 की बात कर रहे हैं हम, तो अगर हम किसी और रेजिस्टेंस की बात करें R2 की, और R2 अगर R1 से ज़्यादा है और अगर हम ग्राफ प्लॉट करें आई नॉट और ओमेगा के बीच में, तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, तो उस केस में हमें कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। मान लीजिए R2 की वैल्यू जो है वो R1 की डबल है, ट्वाइस ऑफ R1 है, तो हमारा जो आई नॉट मैक्स की वैल्यू है वो हाफ हो जाएगी इसके लिए, इस केस के लिए इसको हम डैश लगा देते हैं। तो इस केस में जो आई नॉट एम की वैल्यू है वो इस वैल्यू से हाफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आई नॉट मैक्स की वैल्यू है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप रेजिस्टेंस डबल कर देंगे तो आई नॉट एम की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो हाफ हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस ग्राफ से और क्या क्या कंक्लूजन्स निकलेंगे, कहाँ से हम बैंडविड्थ की बात करेंगे इसी ग्राफ को लेके, वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखे रिगार्डिंग रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। एक तो हमने कंक्लूजन ये देखा कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो सिर्फ एल और सी की वैल्यूज पर डिपेंड करती है, आर की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती। तो आर की वैल्यू जितनी मर्जी हो, एल और सी की वैल्यू से डिसाइड होगा कि रेजोनेंस कब होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब हो क्या होगी। तो स्टूडेंट्स एक बार रेजोनेंस हो जाने के बाद सर्किट में आपको मैक्सिमम करंट कितना मिलने वाला है वो वैल्यू जो होगी वो आर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जो आई नॉट मैक्स है वो है ई नॉट बाय आर। तो आर अगर ज्यादा होगा तो इसकी वैल्यू कम होगी, अगर आर कम होगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे कि हम यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं कि जो R2 है वो R1 से ज्यादा है, रेजिस्टेंस R2 R1 से ज्यादा है, तो आपको R1 के केस में पीक वैल्यू ज्यादा मिल रही है करंट की, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस R2 के केस में आपको जो मैक्सिमम करंट है सीरीज एलसीआर सर्किट में वो कम देखने को मिल रहा था एज कंपेयर टू दिस करंट। तो स्टूडेंट्स दोनों के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों के लिए जो रेजोनेंस हो रहा है वो सेम फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है, बट जो करंट है मैक्सिमम करंट इन सर्किट वो दोनों के लिए अलग अलग है। मोर इज द वैल्यू ऑफ आर, लेस विल बी द मैक्सिमम करंट इन द सीरीज एलसीआर सर्किट। तो स्टूडेंट्स अब हमने बात करनी है बैंडविड्थ ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें इस कर्व के ऊपर, हम इस कर्व को लेके चलते हैं, इस कर्व को रेफरेंस मान के चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें एक दो ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है ओमेगा की जिसके लिए करंट जो है सर्किट में 1/√2 टाइम्स हो जाए इस करंट का, और 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट। तो स्टूडेंट्स जो 1/√2 टाइम्स अगर आप देखें, 1/√2 टाइम्स अगर आप देखें इस करंट का आई नॉट मैक्स का, वो क्या होगा, 1/√2 को सॉल्व करके पता क्या आता है, 0.707 आता है। तो आपको दो ऐसी फ्रीक्वेंसी चूज करनी है जिसके लिए सर्किट में करंट जो है वो इस तरह से हो जाए। आइए देखते हैं ये करंट कहाँ पे आता है हमारी इस एक्सिस के ऊपर।
तो स्टूडेंट्स ये आई नॉट मैक्स है, उसका हाफ कहीं यहाँ पर जाकर होगा, क्योंकि हमने 0 यहाँ पर लिया है, तो इन दोनों को अगर हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे तो आई नॉट मैक्स का हाफ यहाँ पर होगा। तो 0.707 जो है वो हाफ से ज़्यादा है, तो वो यहाँ पर कहीं जाके आएगा। ये है आपका 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट एम, या फिर आप कह लो और करके कह लो 1/√2 आई नॉट मैक्स है ये। तो स्टूडेंट्स इसके सामने अगर आप दो फ्रीक्वेंसीज फाइंड करोगे तो आपको एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से इधर मिलेगी और एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से उस तरफ मिलेगी आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सर्किट के अंदर आपको दो ऐसी फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, जिसके लिए करंट जो है सर्किट में मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, या आप कह सकते हैं 0.707 टाइम्स हो जाएगा। और इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को हम बोलते हैं बैंड विड्थ ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, जिसको हम डेल्टा ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट डेल्टा ओमेगा क्या होगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब आप यही लैंग्वेज में यहाँ पर लिखेंगे। For each curve, there are two frequencies omega 1 and omega 2 called lower and upper cutoff frequencies such that current falls to 1/√2 times or 0.70 times the maximum current I naught max। कोई भी कर्व हो जो आई नॉट वर्सेज ओमेगा के अगेंस्ट प्लॉट की हो, तो आपको दो फ्रीक्वेंसीज ऐसी जरूर मिलेंगी, एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से इधर जिसको हम बोलते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से उधर जिसको हम बोलते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2। ऐसी दो फ्रीक्वेंसी जरूर आपको मिलेंगी ओमेगा नॉट के दोनों तरफ, जिसके लिए करंट जो है सर्किट में मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा या फिर 0.707 टाइम्स हो जाएगा। और इन्हीं फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को हम बोलते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस डिफरेंस को हम बोलते हैं बैंडविड्थ ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। Then the difference omega 1 minus omega 2 is called bandwidth delta omega of series LCR circuit, that is delta omega is equal to omega 1 minus omega 2। तो स्टूडेंट्स बैंडविड्थ के बारे में बात हम कर चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो है उसका क्या मतलब होता है, वो कैसे बैंडविड्थ ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट डिपेंड करती है, ये सब कुछ देखेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने बात की थी अपर एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की। इस कर्व के ऊपर आपको दो फ्रीक्वेंसीज ऐसी मिलेंगी जिसके लिए करंट जो है वो मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, और उन फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को हम बोलते थे बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा ओमेगा है तो ये वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा ओमेगा बाय 2 होगी, और ये वैल्यू कितनी होगी? सेम होगी इस डॉटेड लाइन से लेके इस डॉटेड लाइन तक। तो ये वैल्यू भी कितनी होगी? डेल्टा ओमेगा बाय 2 होगी। इसका यूज होगा आगे। तो स्टूडेंट्स आइए डिफाइन करते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को। ये होता है रेशो किस किस का? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का। जितनी कम बैंडविड्थ होगी उतनी ज़्यादा आपकी रेजोनेंस जो है शार्प होगी, और उतनी ज़्यादा आपको पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम करंट आपको सर्किट में देखने को मिलेगा, और ट्यूनिंग करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर करंट मैक्सिमम होगा तो पावर मैक्सिमम होगी, तो आपकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी और आपको अच्छे से रेडियो के अंदर साउंड क्वालिटी अच्छे से सुनने को मिलेगी। इस कर्व के लिए देखिए बैंडविड्थ इतनी है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अगर हम दूसरी कर्व की बैंडविड्थ निकालें तो इसके लिए मैक्सिमम करंट यहाँ पर होगा, और कुछ इसकी जो 1/√2 टाइम्स मैक्सिमम करंट आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो अगर आप इसकी बैंडविड्थ निकालेंगे सेकंड कर्व के लिए, वो ज़्यादा निकल के आएगी एज कम्पेयर टू बैंडविड्थ ऑफ कर्व फॉर रेजिस्टेंस R1। तो जितनी ज़्यादा आपकी बैंडविड्थ कम होगी उतनी ज़्यादा आपको कर्व जो है वो शार्प मिलेगी, पीक आपको शार्प मिलेगी, और आपको मैक्सिमम करंट जो है वो सर्किट में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस केस में करंट ज़्यादा है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस कर्व। तो स्टूडेंट्स ये होता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मीन्स स्मॉलर बैंडविड्थ। जितनी स्मॉलर बैंडविड्थ होगी उतना ज़्यादा आपको ट्यूनिंग करने में हेल्प मिलेगी, और उतनी आसानी से आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं मैक्सिमम करंट के लिए। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आगे। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, बैंडविड्थ है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, जिसको हम डेल्टा ओमेगा भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ओमेगा नॉट तो हमें पता है क्या है,
1/√LC है। तो अब हमें इस डिफरेंस को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम अब कैलकुलेशन शुरू करेंगे। फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट ω2 इज इक्वल टू ω0 प्लस डेल्टा ω/2। तो स्टूडेंट्स अगर हम ω2 निकालना चाहें वो कितना निकल के आएगा, ω0 प्लस डेल्टा ω/2 निकल के आएगा। उसी तरह से अगर हम ω1 निकालना चाहें तो ω1 कितना निकल के आएगा, ω0 माइनस डेल्टा ω/2। तो स्टूडेंट्स इसको हम यूज करेंगे आगे। इसको मैं दे देता हूँ 6th इक्वेशन, क्योंकि इसका यूज नहीं होगा तो मैं इसको कोई नंबर ही नहीं दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स 5th और 6th इक्वेशन को आगे यूज करते हुए हम फाइंड करेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हमें ω1 माइनस ω2 की वैल्यू निकालनी है ताकि हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस निकाल सकें। उसके लिए हम यूज करेंगे हमारी पहली इक्वेशन जो थी I0 इज इक्वल टू E0 बाय स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ω माइनस 1/ωc का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आइए हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ω की वैल्यू ω2 के बराबर है, जब ω की वैल्यू ω2 के बराबर है तो सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी हो गई है, मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स हो गई है। तो इसी का यूज करेंगे हम एट ω इज इक्वल टू ω2। जब ω की वैल्यू ω2 के बराबर हो जाएगी तो उस केस में सर्किट में जो करंट होगा I0 होगा वो कितना हो जाएगा, I0 मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, मींस I0 m बाय स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसी का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर I0 की जगह ये रख देंगे और ω की जगह ω2 रख देंगे। जब ω की वैल्यू ω2 के बराबर होगी तो I0 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट I0 की जगह आपको ये वैल्यू रखनी है, रख दीजिए I0 m बाय स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू E0 बाय स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस, जो कि आपने I0 की जगह ये रखा है तो आपको ω की जगह ω2 रखना पड़ेगा, ω2L माइनस 1/ω2c का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स I0 मैक्स की वैल्यू कितनी थी, वो थी E0 बाय R। रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर आपको मैक्सिमम करंट कितना मिल रहा था, ω0 फ्रीक्वेंसी के ऊपर कितना मैक्सिमम करंट मिल रहा था, इतना करंट मिल रहा था। तो उसकी वैल्यू कितनी थी, E0 बाय R थी। तो यहाँ पर इसकी जगह E0 m की जगह आपको रखना होगा E0 बाय R। E0 बाय R साथ में स्क्वायर रूट 2 है नीचे यहाँ पर, इज इक्वल टू E0 बाय स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ω2L माइनस 1/ω2c का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट चलिए आगे पढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक ड्राइव कर चुके थे E0 बाय R रूट 2 इज इक्वल टू E0 बाय स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ω2L माइनस 1/ω2c का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर E0 से E0 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो आप E0 से E0 काट दीजिए तो आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा। यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ क्योंकि E0 से E0 कट गया। अब आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो R स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ω2L माइनस 1/ω2c का स्क्वायर मिलेगा। तो आपको स्क्वायर रूट हटाना है यहाँ से, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। जब इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा R स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 इज इक्वल टू, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा R स्क्वायर प्लस ω2L माइनस 1/ω2c का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये R स्क्वायर है, ये 2R स्क्वायर है। तब R स्क्वायर का जब आप इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2R स्क्वायर में से जब एक R स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1R स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू ω2L माइनस 1/ω2c का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हैं, तो आपको R की वैल्यू मिलेगी ω2L माइनस 1/ω2c। तो स्टूडेंट्स इसके आगे के जो स्टेप्स होंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक कर चुके थे R इज इक्वल टू ω2L माइनस 1/ω2c। आइए आगे सॉल्व करते हैं। ω2 की वैल्यू क्या है, ω2 की वैल्यू क्या है, ω0 प्लस डेल्टा ω/2। ω2 इज इक्वल टू था हमारे पास ω0 प्लस डेल्टा ω/2, इसको हमने इक्वेशन नंबर भी दिया था पिछले सेक्शंस में। तो ω2 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, ω0 प्लस डेल्टा ω/2 यहाँ भी पुट कर दिए, ω2 की वैल्यू यहाँ भी पुट कीजिए, -1 साथ में L लगाना है आपको यहाँ पर, -1 डिवाइड बाय ω0 प्लस डेल्टा ω/2 साथ में C आपको लगाना पड़ेगा। अब इस टर्म में से आपको डेल्टा ω इस टर्म में से आपको ω0 कॉमन लेना है, तो आपको क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू ω0 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 रह जाएगा, ω0 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस डेल्टा ω बाय ω0 साथ में 2 है यहाँ पर, साथ में L हम मल्टीप्लाई में -1, यहाँ से भी आपको ω0 कॉमन लेना, ω0 कॉमन ले लिया, इसकी जगह यहाँ 1 आ गया और ये ω0 यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, प्लस डेल्टा ω और प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइड में है ω0, साथ में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर मल्टीप्लाई में C है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। R इज इक्वल टू ω0 L अलग से लिख देते हैं, ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा ω2 ω0 लिख देते हैं, इसको -1/ω0C और साथ में ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा ω/2 ω0 लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके आगे थोड़े से स्टेप्स और बचे हैं, वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर।
तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक निकाल चुके थे, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, रेजोनेंस कंडीशन का यूज करेंगे। एट रेजोनेंस ओमेगा नॉट एल जो है वो 1/ओमेगा नॉट सी के बराबर हो जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाती है। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पर, तो हमने ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट रख दिया, ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट रख दिया, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है ओमेगा एल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है 1/ओमेगा सी, तो हमने ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट रख दिया। तो इस कंडीशन को यूज करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि 1/ओमेगा नॉट सी की जगह हम ओमेगा नॉट एल पुट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 8 in 7 वी गेट आर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल। ये ब्रैकेट ऐसी रहेगी पूरी की पूरी, माइनस 1/ओमेगा नॉट सी की जगह, इसकी जगह अब हमने क्या रख देना है, ओमेगा नॉट एल रख देना है, माइनस ओमेगा नॉट एल, और डिनोमिनेटर में ऐसी रहेगा, ये वाली टर्म ऐसी रहेगी, वो हमने एज इट इज लिख दी यहाँ पर। अब ओमेगा नॉट एल जो है हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो हमें क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल, अंदर ये ब्रैकेट बचेगी, माइनस ये बाहर जा चुका है, इसी जगह 1 आ जाएगा, और ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही रहेगी। तो स्टूडेंट्स इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और फाइंड करेंगे अपना फाइनल आंसर आने वाले सेक्शंस के अंदर। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक निकाल चुके थे, इसको थोड़ा और मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, तो हमें देखते हैं क्या मिलेगा। इस टर्म को, इस ब्रैकेटी टर्म को ऊपर ले जाते हैं, तो ये पावर जो है, जो पावर यहाँ 1 है, ऊपर ले जाके -1 हो जाएगी। तो अगला स्टेप आपको मिलेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, ये टर्म ऐसी रहेगी, फर्स्ट ब्रैकेट ऐसी रहेगी, माइनस ये ब्रैकेट ऊपर जाके इसकी पावर जो है -1 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 + x की पावर n का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। वो हमें क्या कहता है, बाइनोमियल थ्योरम हमें क्या कहती है, 1 + x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू होता है 1, अगर हम -n ले लें यहाँ पर, क्योंकि पावर हमारी माइनस में है यहाँ पर, तो इसकी जो एक्सपेंशन होती है वो ये होती है 1 - nx, ये -n जो है वो यहाँ पर आ जाता है। बट कंडीशन क्या होती है, इफ x इज स्मॉल, क्योंकि हमारा डेल्टा ओमेगा बाय 2 ओमेगा नॉट ये टर्म जो है बहुत ही स्मॉल है, तो यहाँ पर हम इस ब्रैकेटी टर्म में हम ये वाली एक्सपेंशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। डेल्टा ओमेगा बहुत स्मॉल टर्म है, तो इसकी जो हायर पावर्स होंगी वो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इस -1 को हम यहाँ पर ला सकते हैं, इस टर्म के आगे ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप यही काम करेंगे, आर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 1 + डेल्टा ओमेगा बाय 2 ओमेगा नॉट, -1 को जब आप यहाँ पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 - डेल्टा ओमेगा बाय 2 ओमेगा नॉट, और ये -1 जो है वो यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं लगाना अब। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं, इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 1 + डेल्टा ओमेगा बाय 2 ओमेगा नॉट, -1 साइन चेंज होगा, माइनस प्लस डेल्टा ओमेगा बाय 2 ओमेगा नॉट। तो स्टूडेंट्स माइनस से माइनस कट गया, ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा बाय 2 ओमेगा नॉट, 2 से 2 कट गया, ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कट गया। आपको डेल्टा ओमेगा की वैल्यू निकालनी थी, बैंडविड्थ की वैल्यू निकालनी थी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल नीचे भेज दीजिए, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी आर बाय एल। तो आपकी बैंडविड्थ आ चुकी है ओमेगा 2 - ओमेगा 1 की वैल्यू आ चुकी है। ये हमारी 9th इक्वेशन है, तो इसी को यूज करके हम निकालेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो फाइनली स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक में। पिछले सेक्शन में हमने बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा की वैल्यू फाइंड की थी, जो कि निकल के आई थी आर बाय एल, जिसको हमने 9th इक्वेशन दिया था। हमें पता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का फॉर्मूला हमने लिखा था, वो क्या था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ ओमेगा नॉट बाय डेल्टा ओमेगा। तो यहाँ पर डेल्टा ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए, आर बाय एल, तो आपको क्या मिलेगा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय आर बाय एल। तो ये एल ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट एल बाय आर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रेजोनेंस शार्प हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर डिक्रीज कीजिए तो आपका शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बढ़ेगा, एल को इंक्रीज कीजिए तो आपका शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो है वो आर की वैल्यू पर भी डिपेंड करती है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब यह है कि आपकी जो कर्व है वो कितनी आपको शार्प मिलती है, कितना पीक करंट जो है आपको, मैक्सिमम करंट वो कितना ज़्यादा मिलता है आपको, वो सब कुछ डिपेंड करता है आर की वैल्यू के ऊपर। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एज क्वालिटी फैक्टर क्यू ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट इज गिवन बाय, हमें पता है क्वालिटी फैक्टर कितना होता है सीरीज रेजोनेंट सर्किट का, वो कितना होता है, Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल बाय आर होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिख दें ओमेगा नॉट बाय आर बाय एल, और आर बाय एल की जगह डेल्टा ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें, तो Q की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा नॉट बाय डेल्टा ओमेगा।
मतलब जितनी बैंडविड्थ कम रहेगी उतना क्वालिटी फैक्टर जो है आपका सीरीज रेजोनेंट सर्किट का वो अच्छा रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपका रेजोनेंस जो है वो शार्प रहेगा और उतना ही ज़्यादा आपको मैक्सिमम करंट जो है सर्किट में देखने को मिलेगा। और ट्यूनिंग ऑफ रेडियो सर्किट्स में आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी अगर क्वालिटी फैक्टर अच्छा है सर्किट का, LCR सर्किट का। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप करके आएंगे। ये जो टॉपिक है आपको मैक्सिमम 6 मार्क्स में और मिनिमम 5 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा जाता है। जितना मैंने आपको बताया वो अगर आप सब कुछ कराते हैं, लिखाते हैं, ये ग्राफ जो है वो अच्छे से बनाते हैं और जो एक डायग्राम मैंने आपको पहले बनवाया था सीरीज LCR सर्किट का वो बनाते हैं, तो आपको 100% पूरे मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो स्टूडेंट्स यहाँ खत्म होता है आपका यूनिट 4 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे बाकी बचे हुए यूनिट्स के टॉपिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।